वेलकम टू ज्वाइन विद रोजगारशाला। आज है 8 फरवरी 2024 और 8 फरवरी 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है। तो देखते हैं ग्रैमी अवार्ड्स 2024 अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2024 दिए गए हैं और ये कौन से क्रम का था। ये 66 क्रम का था, यानी कि 66वें क्रम का था ग्रैमी अवार्ड्स 2024 और इसको लॉस एंजल्स में दिए गए थे, यूएसए में लॉस एंजल्स में। और इसमें 3 अवार्ड जाकिर हुसैन को, 2 अवार्ड राकेश चौरसिया जो कि बांसुरी वादक है और 1 अवार्ड शक्ति फ्यूजन बैंड को दिया गया है और इसको दिस मोमेंट एल्बम के लिए दिया गया था। और इसमें शक्ति फ्यूजन बैंड में जो ये 1 अवार्ड दिया गया है ये द ग्लोबल म्यूजिक श्रेणी में दिया गया है। और आपको शक्ति फ्यूजन बैंड में ही और किस किस को दिया गया है अवार्ड, एक शंकर महादेवन को, एक जाकिर हुसैन को, एक गणेश राजगोपालन को, और जो कि गणेश राजगोपालन वायलिन वादक हैं और आपका सेल्वा गणेश को दिया गया है साथियों। देखते हैं आगे इसमें। तो बेस्ट एल्बम अवार्ड ये आपका टेलर स्विफ्ट को दिया गया है जो कि मिडनाइट एल्बम के लिए दिया गया है और टेलर स्विफ्ट टाइम पर्सन ऑफ ईयर भी इनको दिया गया है साथियों। आगे देखते हैं अब कुछ पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिए गए हैं। किन किन को दिए गए हैं मैंने पिछली वीडियो में इनकी चर्चा की थी, इसमें भी कर लेते हैं। पद्म विभूषण दिए गए हैं आपके बैजंती माला को, बैजंती माला जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और आपकी चिरंजीवी को और आपका पद्मा सुब्रमण्य को दिए गए हैं और वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक को दिए गए हैं साथियों। आगे देखते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें नाटू नाटू सॉन्ग के लिए तो RRR के लिए, और इसमें संगीतकार कौन थे, M कीरवानी थे। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है साथियों। अब आगे चर्चा करते हैं क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसको कहा जाता है। टी बाला सरस्वती को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम शुरू करने वाली कौन थी, रुक्मणी देवी। भरतनाट्यम को शुरू करने वाली कौन थी, रुक्मणी देवी थी। आगे देखते हैं साथियों कि भारत का फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया था। तो ये पंडित रविशंकर को दिया गया था और पंडित रविशंकर को ही 1999 यानी कि 1999 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है साथियों। और पंडित रविशंकर हैं ये 5 बार ग्रैमी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं साथियों। कितनी बार, 5 बार ग्रैमी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं 2023 ग्रैमी अवार्ड की। तो 2023 ग्रैमी अवार्ड किसको दिया, रिकी केज को। किसको, रिकी केज को डिवाइन टाइड्स के लिए। और एमी अवार्ड टेलीविज़न का खोज जेल बेयर्ड, जो एमी अवार्ड था वो टेलीविज़न की खोज के लिए किसको दिया गया था, JL बेयर्ड को भी दिया जा चुका है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 2 है कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है साथियों। तो इसका मतलब किसको मिला है, ये मुकेश अंबानी को मिला है। यानी कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, तो किसको, मुकेश अंबानी को। अब बात कर लेते हैं ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 की। तो इसमें पहला स्थान पर किसको नाम मिला है, ये चीन की छुआतेंग हुंगातेंग सा की देनसेंट कंपनी को। किसको, चीन की हुआनतेंग सा की देनसेंट कंपनी को मिला है। और सेकंड नंबर पर किसका स्थान है, मुकेश अंबानी का, जो रिलायंस कंपनी से संबंधित हैं, जो कि भारत के हैं और भारत के पहले हैं ये। और 5वें नंबर पर कौन है, N चंद्रशेखरन, ये टाटा के चेयरमैन है, टाटा कंपनी के। और आगे इसमें कर्मचारी कौन कौन थे, निवेशक और समाज हित में कितनी प्राथमिकता दी गई है। यानी कि जो कर्मचारी हैं उनके लिए निवेशक और समाज हित में कितनी प्राथमिकता दी गई है। आगे देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडेक्स, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में
भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111वां स्थान। वही बात करते हैं, शेयर मार्केट में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वां नंबर भारत को प्राप्त हुआ है और ग्लोबल इनोवेशन नवाचार में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो ये साथी आपके ओलेग कोनोव रूस के, और ये स्पेस एजेंसी कौन सी इनकी? रोस्कोसमोस इनकी स्पेस एजेंसी है। रूस की कौन सी स्पेस एजेंसी है? रोस्कोमोस, क्या रोस्कोसमोस इनकी स्पेस एजेंसी है। और देखते हैं प्रश्न कि चांद पर जाने वाली पहली महिला एस्ट्रोनॉट कौन थी? ये आर्टेमिस थी। और आपके किस मिशन के तहत गई थी ये? नासा के तहत, मिशन के तहत नासा और क्रिस्टीना कोच। कौन कौन? यानी कि चांद पर जाने वाली पहली महिला एस्ट्रोनॉट ये आर्टेमिस मिशन के तहत, किसके? आर्टेमिस मिशन के तहत नासा के द्वारा क्रिस्टीना कोच थी। कौन थी? क्रिस्टीना कोच। आगे मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला, बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अक्षरा कृष्णामूर्ति। अक्षरा कृष्णामूर्ति। और आगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। और एशिया यूरोप महाद्वीप के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यूराल पर्वत पर वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। कौन सी? वोल्गा नदी है ना, वो यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। आगे देखते हैं, देश जो एशिया और यूरोप दोनों में कौन सा है? रूस और तुर्की है। यानी कि ऐसे कौन से देश हैं दो, कौन कौन से देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में हैं? एक तो रूस है आपका, एक तुर्की है। यानी कि तुर्की का अब वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? तुर्की कर दिया गया है। आगे देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी, ये चीन की है। और संगाई शहर, जो यांगटीसी नदी है, इस पर संगाई शहर स्थित है साथियों। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी, चीन की। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि पीएम मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ये गोवा में करेंगे। अब बात करते हैं भारत ऊर्जा सप्ताह की, तो इसका दूसरी बार आयोजन किया जाएगा साथियों। और पहली बार 2023 में इसको बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और इस बार इसका शुभारंभ गोवा में किया जाएगा। कब? यानी कि 6 से यानी कि 9 फरवरी, यानी कि 6 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया जाएगा। और 6 देशों के मंडप होंगे इसमें। कितने देशों के? 6 देशों के मंडप होंगे। कौन कौन से देश होंगे वो? एक तो यूएसए होगा आपका, एक यूके होगा, एक रूस होगा, कनाडा होगा, नीदरलैंड होगा और जर्मनी होगा। अब आगे देखते हैं साथियों, यूएसए। तो यूएसए की राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी, और IMF ये मुख्यालय है। यानी कि विश्व बैंक का, यानी कि IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। अगर वहीं बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को, यूके लंदन, और कनाडा की ओटावा, जर्मनी की बर्लिन, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम और द हेग। नीदरलैंड कहाँ है? द हेग। और इंटरनेशनल कोर्ट का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में, जो कि नीदरलैंड में है साथियों। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में, जो कि नीदरलैंड में ही स्थित है। आगे देखते हैं, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। और वर्ल्ड वेटलैंड डे ये 2 फरवरी को 1971 में इसको मनाया गया था, स्टार्टिंग में रामसर कन्वेंशन के लिए। अब बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो 2024 में इंदौर में मनाया जाएगा। और साथियों, टोटल रामसर साइट वर्तमान में कितनी है भारत में? अब 80 हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान में कुल रामसर साइट भारत में कितनी है? 80 हैं। आगे बात करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड
रेडियो डे ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को किस लिए, सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं नेशनल साइंस डे बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है, यानी कि कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो साथियों बात करते हैं इसकी, कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की, ये असम राज्य में रखी गई है और यह एक शक्तिपीठ है। और इस कामाख्या मंदिर में क्या है, इसमें योनि की पूजा की जाती है जहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। यहाँ अम्बुबाची का मेला भी होता लगता है साथियों कामाख्या मंदिर पर असम में। और पीएम डिवाइन योजना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विकास के लिए इसको चलाया गया है अभी, और पर्यटन विकास के लिए साथियों। और एक घोषणा, और गुवाहाटी यूनिटी मॉल बनेगा यहाँ पर, एक घोषणा क्या की गई है, गुवाहाटी में एक यूनिटी मॉल भी बनेगा साथियों। बात करते हैं असम की। असम के जो सीएम है वर्तमान में, मुख्यमंत्री वो हेमंत बिस्वा हैं। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो गुलाब चंद कटारिया हैं। और आपका राजधानी असम की दिसपुर है। और यहाँ का जो क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय डांस है, क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, 8वां नृत्य सत्रिया। और फोक डांस की बात करें तो असम में 2 फोक डांस, बिहू और बगरुम्बा। अगर बात करें असम में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, एक मानस, एक रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, औरांग, देहिंग पटकाई जी इसके नेशनल पार्क हैं। आगे देखते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषा, इनको भारतीय संविधान में भाषा की कैटेगरी में कब जोड़ा गया था, ये यानी कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में इनको शामिल किया गया था। और आपका दुर्लभ गोल्डन टाइगर ये कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है दुर्लभ गोल्डन टाइगर। अब बात करते हैं सत्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन हैं, शंकर देव। बात करते हैं अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न कह रहा है कि एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ। तो बात करते हैं इसकी, तो एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये 2024 ये महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। और महाराष्ट्र जो कि संभाजी नगर, पुराना नाम क्या था, औरंगाबाद। बात करते हैं 7 साल के बाद 2023 में इसको रीस्टार्ट किया गया है। और पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जावेद अख्तर को दिया गया है साथियों। वहीं बात करें शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव, महाराष्ट्र में किसने शुरुआत की थी इनको मनाने की, बाल गंगाधर तिलक ने इनको मनाने की शुरुआत की थी महाराष्ट्र में, शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो फोक डांस कौन सा है, एक लावड़ी है, एक तमाशा है, एक लेजिम है साथियों। वहीं महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। आगे बात करते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये 54वां था साथियों। और इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड, एंडलेस बॉर्डर, ठीक है साथियों, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड ये माइकल डगलस को दिया गया है साथियों। यानी कि जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है वो किस फिल्म के लिए दिया गया है, एंडलेस बॉर्डर के लिए। और जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड है ये माइकल डगलस के लिए दिया गया है। वहीं बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड की, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण, 12th फेल, जो वर्तमान में अभी कुछ समय पहले रिलीज हुई थी साथियों। एक मोटिवेशनल स्टोरी बताई गई है इसमें, 12th फेल में इसको फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 12th फेल को। वहीं बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी है। और इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है, सरदार उधम। यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी है। और इसमें ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी के लिए किसको दिया गया है, सरदार उधम को। कौन सी फिल्म, सरदार उधम। बात करते हैं एलोरा कैलाश मंदिर की, इसका निर्माण और वंश यानी कि राष्ट्रकूट वंश के शासक ने इसका निर्माण कराया था। और राजा कौन था, वो कृष्णदेव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। अगर इसकी एलोरा कैलाश मंदिर की विशेषता की बात करें
तो ऊपर से नीचे एक ही मोनोलिथ पत्थर को काटकर इसको बनाया गया, यानी कि एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसकी ये विशेषता रही है। बात करते हैं अगला प्रश्न करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 7, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है साथियों। तो बात करते हैं इस प्रश्न की डिस्कशन की, यानी कि ONDC, यानी इसमें शामिल होने वाली भारत की पहली मेट्रो ये चेन्नई मेट्रो है साथियों। और इसमें क्या होगा, यात्रियों के लिए ऑनलाइन और कैशलेस डिजिटल बुकिंग की जाएगी साथियों। वही बात करते हैं साथियों नमो भारत की, तो ये RRTS रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है इसमें, और दिल्ली में मेरठ से ले गाजियाबाद तक ये नमो भारत सिस्टम चलाया गया है। और साथियों इसका शुभारंभ साहिबाबाद से किया गया है। वही बात करते हैं साथियों अटल सेतु की, तो समुद्र पर बना भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, अटल सेतु है। यानी कि समुद्र पर बना भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, अटल सेतु है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर साथियों। और यह है कहाँ पर है, मुंबई में, नवी मुंबई में ये स्थित है साथियों। वही बात करते हैं नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है, नदी पर बना सबसे लंबा पुल ये ढोला सादिया पुल है साथियों, लोहित नदी पर। और कौन सा, भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और साथियों जो ये भूपेन हजारिका पुल है ये असम और आंध्र प्रदेश को आपस में जोड़ता है साथियों। जो भूपेन हजारिका पुल है वो असम राज्य को और आंध्र प्रदेश राज्य को आपस में जोड़ता भी है साथियों। आगे देखते हैं PM-E बस योजना, इसमें साथियों 10,000 ई बस स्टार्ट होंगी। PM-E बस योजना के अंतर्गत कितनी, 10,000 बस स्टार्ट होंगी। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो धुबरी से सादिया के बीच, कहाँ से, धुबरी से सादिया के बीच। और साथियों 8वां प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं साथियों। तो ये उत्तराखंड की नियुक्त हुई हैं साथियों। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और इसका निर्माण 2000 में किया गया था। उत्तराखंड का निर्माण कब किया गया था, 2000 में। उत्तर प्रदेश से इसको अलग किया गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो 13 पहाड़ी जिले थे उनको काट करके अलग राज्य उत्तराखंड बनाया गया था साथियों। और साथ ही इस उत्तराखंड का पहला नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2006 के बाद इसका नाम उत्तराखंड किया गया था। वही बात करते हैं उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, अभी मैंने कल की वीडियो में इस प्रश्न की चर्चा की थी कि उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बेदी को बनाया गया है। और अगर बात करें उत्तराखंड के CM की, तो इसके वर्तमान में CM पुष्कर धामी हैं। और बात करें उत्तराखंड के राज्यपाल की, तो इसके राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं साथियों वर्तमान में। अब बात करते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, यानी कि CISF की पहली महिला हेड कौन है, ये IPS नीना सिंह है। वही बात करते हैं महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है, IPS रश्मि शुक्ला। वही बात करते हैं ओडिशा विधानसभा की पहली महिला हेड कौन है, प्रमिला मलिक के साथियों। और तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल कौन है, तमिलसई सौंदरराजन हैं। और अगर बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री की, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साथियों। देखते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, इसकी चर्चा मैंने कल वाली वीडियो में की थी साथियों। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू। अगर बात करते हैं झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, द्रौपदी मुर्मू थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है साथियों। और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और प्रश्न संख्या 9 है कि देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है साथियों। तो इसको पटना में स्थापित किया गया है। अगर बात करते हैं बापू टावर की, तो इसका शुभारंभ बिहार के पटना से किया गया। और ये तांबे से बना है। तांबे के साथ साथ इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रेनबो कलर
मतलब इसका रेनबो कलर है साथियों, जो कि तांबे के साथ साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनाया गया है। और ये बापू टावर 6 मंजिला है साथियों, और ये महात्मा गांधी के नाम को समर्पित है। और इसकी जो ऊंचाई है साथियों, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपकी 120 फुट, कितनी? 120 फीट साथियों। वही बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। चंपारण सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया गया था? बिहार से 1917 में साथियों। और किसके द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार में आमंत्रण किसने दिया था महात्मा गांधी को? ये मतलब राम शुक्ल के नाम से, राम कुमार शुक्ल के नाम से एक व्यक्ति थे, उन्होंने इनको आमंत्रित किया था बिहार में। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। और साथियों वहीं किसके विरोध में? नील की खेती के विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। अगर बात करते हैं आगे भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई थी। और इसमें ही जीरो आवर ऑपरेशन भी चलाया गया था। और उस समय वायसराय कौन थे? लेथगो उस समय वायसराय थे। और 1924 में बेलगाम अधिवेशन में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी साथियों, केवल एक बार। बेलगाम अधिवेशन, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में 1924 में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, केवल एक बार इसी में। और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी। महात्मा गांधी ने कब इसको असहयोग आंदोलन में? 1920 में साथियों। यानी कि केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्यागी थी और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और 5 फरवरी 1922 चोरी घटना से बंद हो गया साथियों। जो असहयोग आंदोलन था जिसको 1920 में चलाया गया था, 5 फरवरी 1922 को चोरी घटना से बंद हो गया साथियों ये आंदोलन। अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया साथियों? अगर बात करते हैं इस प्रश्न की, तो नीतीश डिवाइस ये बिहार में चलाई गई है। किसके लिए? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है, यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है। अब बात करते हैं नीतीश की, तो ये आपकी नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए, इसकी फुल फॉर्म है नीतीश की क्या है? नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब बात करते हैं इसकी, तो मानव जीवन सुरक्षा के लिए इसको चलाया गया है। और जहां बिजली बाढ़ गिरने वाली हो उसकी चेतावनी देगा ये। और ये लॉकेट जैसा है साथियों। वहीं अलार्म भी बजेगा इस समय, और कलर ग्रीन से रेड हो जाएगा। जैसे इसमें जो कोई फंक्शन लगा, इस डिवाइस में जो सिस्टम लगाया गया है कलर का, तो जैसे ही आपदा आने की संभावना होगी उसी समय इसका कलर ग्रीन से रेड हो जाएगा साथियों। तो साथियों 8 फरवरी 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो मैंने विश्लेषण के साथ और फैक्ट के साथ, स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार करा दिए हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की डेली करंट अफेयर की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और साथियों फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।